बरसात की उस शाम को अमन ने स्टेशन की खिड़की से बाहर झांका तो सिर्फ अंधेरा और कीचड़ नजर आया। पिछले 3 घंटे से बारिश थमने का नाम नहीं ले रहे थे। छोटा सा रेलवे स्टेशन, नाम था भैरवपुर। जंगल के बीचों बीच था। आसपास कोई बस्ती नहीं, बस 2-3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव। यार सुरेश, ये बारिश कब रुकेगी? अमन ने अपने साथी से पूछा। सुरेश टिकट काउंटर पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। वो अमन से 5 साल का बड़ा था और पिछले 7 साल से इसी स्टेशन पर काम कर रहा था। अमन को यहाँ आए अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। अरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, सुरेश ने कहा। जुलाई अगस्त में तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो अभी नया है इसलिए परेशान हो रहा है। अमन ने सिगरेट सुलगाई और दरवाजे की तरफ देखा। स्टेशन पर आज कोई ट्रेन नहीं थे। आखिरी ट्रेन शाम 5 बजे गुजरे थे, कालका मेल। अब अगली सुबह 6 बजे आने वाली थी ट्रेन। सुरेश भाई, एक बात पूछूं? हाँ बोल। तुमने कभी यहाँ कुछ अजीब महसूस किया है? सुरेश की चाय का कप थोड़ा सा कांपा। उसने अमन की तरफ देखा। क्या मतलब? पता नहीं यार, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है, खासकर रात में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। सुरेश चुप हो गया। उसने कप नीचे रखा और अमन के पास आकर बैठ गया। देख अमन, मैं तुझे एक बात बताऊं, लेकिन तू डरना मत और किसी को बताना भी मत। अमन का दिल धड़कने लगा। क्या बात है? ये स्टेशन साफ नहीं है। मतलब? सुरेश ने गहरी सांस ली। 1987 में यहाँ एक हादसा हुआ था, एक मालगाड़ी का एक्सीडेंट, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। उस वक्त 5 मजदूर वहाँ काम कर रहे थे। सबके सब वहीं दब गए। अमन को लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। और उसके बाद से? उसने पूछा। उसके बाद से वो प्लेटफॉर्म अजीब है। रात को वहां से आवाजें आती है, कभी कभी परछाइयां दिखती है। मैंने खुद देखा है। तो फिर तुम यहां काम क्यों करते हो? सुरेश ने कड़वी हंसी हंसी। नौकरी है यार, और कोई चारा ही नहीं है। घर पर बीवी बच्चे हैं, लेकिन मैंने एक काम किया है। रात में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कभी नहीं जाता, बस दूर से देख लेता हूँ, वो भी जब ज़रूरी हो तो। बाहर बिजली चमकी और कड़कने की आवाज़ आई। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ की लाइट कई महीनों पहले से खराब थे और ठीक नहीं करवाई गई थे। मैंने सोचा था कि मैं पागल हो रहा हूँ, अमन ने कहा, लेकिन कल रात मुझे भी कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई चीख रहा हो दूर से। सुरेश का चेहरा गंभीर हो गया। कैसी चीख? पता नहीं यार, बहुत भयानक। ऐसा लगा जैसे किसी को बहुत तकलीफ हो रही हो। किस वक्त? रात के करीब 2 बजे होंगे। सुरेश ने सिर हिलाया। वही समय। एक्सीडेंट भी उसी वक्त पर हुआ था, रात 2:15 पर। अगले कुछ दिन सामान्य रहे। अमन ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 से दूरी बनाए रखी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था कि वहां असल में है क्या। 1 हफ्ते बाद शुक्रवार की रात थी। स्टेशन पर सन्नाटा था। सुरेश छुट्टी पर गया हुआ था। उसकी बेटी की शादी थी। अमन अकेला था। रात के 11 बज गए थे। अमन ने अपना डिनर किया और स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठकर पुराना नॉवल पढ़ने लगा, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी नज़र बार बार खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ जा रहे थे।
आधी रात को उसने एक फैसला किया, वो वहां जाकर देखेगा। अगर कुछ नहीं है तो ठीक, उसका डर भी खत्म हो जाएगा। उसने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। हवा ठंडी थी, आसमान में बादल छाए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। चारों तरफ झींगरों की आवाज थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नंबर 2 और फिर नंबर 3 की तरफ बढ़ा। जितना करीब जा रहा था उतना ही ठंडा महसूस कर रहा था, हालांकि गर्मी का महीना था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पुराना था, दरारें पड़ी हुई थी, कुछ जगह टाइलें टूटी हुई थी। एक कोने में पुराना सामान पड़ा था, टूटी हुई बेंचें, जंग लगे ड्रम। अमन ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। कुछ नहीं था, बस एक खाली उजाड़ प्लेटफॉर्म। वो थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसके कानों में एक आवाज आई, सरसराहट, जैसे कोई पैर घसीट कर चल रहा हो। अमन रुक गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? उसने पुकारा, कोई जवाब नहीं। फिर वो आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा साफ, किसी के पैरों की आवाज, धीरे धीरे, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। अमन ने टॉर्च को हर तरफ घुमाया। अचानक रोशनी एक आकृति पर पड़ी। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर अंधेरे में कोई खड़ा था। अमन की सांस रुक गई। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। वो आकृति हिले नहीं, बस खड़ी रही। टॉर्च की रोशनी में साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंधली परछाई हो। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो आकृति आगे बढ़ी, धीरे धीरे अमन की तरफ। अब अमन भाग पड़ा। वो वापस स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर दौड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधा अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, हाथ कांप रहे थे। कमरे में बैठकर उसने घंटों इंतजार किया, बाहर की तरफ नहीं देखा, बस वहीं बैठा रहा, दरवाजे को घूरता हुआ। सुबह जब सूरज निकला तब जाकर थोड़ी राहत मिली। सोमवार को सुरेश वापस आया। अमन ने उसे सारी बात बता दी। सुरेश ने गंभीरता से सुना। मैंने कहा था ना, उस तरफ मत जाना, अब देख लिया। हमें कुछ करना होगा यार, अमन ने कहा। ये तो हर रात को होगा, अब क्या करेंगे? पंडित बुलाएंगे? मैंने पहले भी ट्राई किया, 2 साल पहले एक मौलवी को बुलाया था। उन्होंने पूरा स्टेशन घूमकर कुछ पढ़ा लिखा, 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, फिर से वो सब शुरू हो गया। तो फिर क्या? बस इग्नोर करना सीखना पड़ता है। रात में उस तरफ मत जा, बाकी सब ठीक है। लेकिन अमन को चैन नहीं था। वो जानता था कि आखिर माजरा क्या है। उसने तय किया कि वो गांव जाकर पुराने लोगों से बात करेगा, शायद कुछ पता चले। अगले दिन छुट्टी थी। वो साइकिल पर बैठकर नजदीक के गांव भैरवपुर गया। वहां पंचायत भवन के पास कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे। अमन ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, मैं रेलवे स्टेशन पर काम करता हूँ, ज़रा 87 के एक्सीडेंट के बारे में बताइएगा। तो बुजुर्ग का चेहरा उतर गया। उस बारे में क्यों पूछ रहे हो बेटा? बस जानना था। बुजुर्ग ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, वो एक काला दिन था। 5 जवान अपने अपने घरों को पैसे भेज रहे थे। मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, सीधा प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। 5 वही दब गए, इतने जोर से दबे कि उनका शरीर बुरी तरह से कुचल गया था। अमन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उनकी लाशें? उसने पूछा। बड़ी मुश्किल से निकाली गई, 3 दिन लगे
और उसके बाद ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। पूरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उनकी आत्माएं। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली। बेटा, जब किसी की इतनी तड़प कर मौत होती है तो आत्मा को शांति कहाँ से मिलेगी? वो भटकती रहती है। उस स्टेशन पर अब भी वो पांचों हैं। लोग कहते हैं कि वो अपनी मौत का बदला लेना चाहते हैं। बदला? किससे? रेलवे से, उस सिस्टम से जिसने उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। जो भी रात में वहां जाता है वो उसे अपना दुश्मन समझते हैं। अमन वापस स्टेशन पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। सुरेश उसे देखकर पूछा, कहाँ था? गांव गया था कुछ जानकारी लेने। उसने सुरेश को सब कुछ बताया जो उसे पता चला था। सुरेश ने सिर हिलाया। हाँ, ये तो सच है, मुझे भी पता था, लेकिन क्या फ़ायदा? हम तो मजदूर है यार, हमारा काम तो ड्यूटी करना है। उस रात फिर वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार दोनों साथ थे। रात के करीब 1 बजे अचानक टिकट काउंटर की घंटी बजी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये किसने बजाई? अमन ने फुसफुसाते हुए पूछा। पता नहीं यार, बाहर तो कोई नहीं है। वो दोनों धीरे धीरे बाहर निकले। काउंटर पर कोई नहीं था, लेकिन घंटी अभी भी बज रहे थे, खुद ब खुद, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बजा रहा हो। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से एक आवाज आई, एक आदमी की आवाज, दर्द में चीखती हुई, बचाओ 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 मुझे। दोनों स्तब्ध रह गए। फिर दूसरी आवाज आई, फिर तीसरी, फिर चौथी और पांचवी। सभी एक साथ चीख रहे थे, बचाओ बचाओ। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। अंदर चलो अभी, जल्दी। लेकिन अमन खड़ा रहा। उसकी नजर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर टिके थे। वहां 5 आकृतियां खड़ी थे अंधेरे में, सबके सब खून से सनी हुई। उनके शरीर कुचले हुए थे, चेहरे बिगड़े हुए थे। वो सब अमन और सुरेश की तरफ देख रहे थे। फिर वो आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। अमन भाग! सुरेश चिल्लाया। दोनों भागे, स्टेशन मास्टर के कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। बाहर से आवाजें आ रही थी, खुरचने की आवाजें, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजा खुरच रहा हो। खोलो, दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो, इतना दर्द है। दोनों कोने में सिमट कर बैठ गए, हाथ में एक दूसरे का हाथ पकड़े, आंखें बंद किए। आवाजें पूरी रात आती रही। सुबह जब रोशनी हुई तब जाकर सब शांत हुआ। उसके बाद अमन ने रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया। उसने सीनियर ऑफिशियल्स को बताया कि उसे ये जगह पसंद नहीं आ रही, उसे ट्रांसफ़र चाहिए। लेकिन ट्रांसफ़र में 3 महीने लगने थे, तब तक उसे यहीं रहना था। सुरेश ने समझाया, देख, अगर तू डर गया तो वो और मजबूत होंगे, हमें उनसे डरना नहीं है। हाँ, उनकी इज्जत करनी है, उनकी तकलीफ समझनी है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बुरे नहीं हैं, बस दर्द में है, उन्हें शांति चाहिए। तो कैसे देंगे शांति? सुरेश ने सोचा, शायद अगर हम उनके लिए कुछ करें उनकी याद में। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 को साफ करेंगे, वहाँ एक छोटा सा मेमोरियल बनाएंगे, 5 मजदूरों के नाम पर एक पट्टी लगाएंगे। अगले दिन उन्होंने काम शुरू किया, प्लेटफॉर्म को साफ किया, टूटी हुई बेंचें हटाई, एक कोने में 5 छोटे छोटे दिए रखने की जगह बनाई।
उन्होंने गांव के 5 मजदूरों का नाम पता किया जो हादसे में मारे गए थे। राम प्रसाद कुमार, बशीर अहमद, सुखदेव सिंह, एंथनी फर्नांडिस, रामू यादव। उन्होंने एक काले पत्थर पर ये नाम खुदवाए और प्लेटफॉर्म पर लगा दिए। नीचे लिखा, स्मरण में उन 5 जवानों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई। 2 अगस्त साल 1987 रात 2:15 पर हमेशा याद रहेंगे। जिस दिन ये मेमोरियल तैयार हुआ उस शाम दोनों ने वहां दिए जलाए, फूल रखे, कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। अमन ने धीरे से कहा, अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो जान लीजिए कि हमें आपकी तकलीफ का अंदाज़ा है। हम आपको भूले नहीं हैं, शांति मिले आपको। उस रात कुछ अलग था, सन्नाटा था, लेकिन वो डरावना सन्नाटा नहीं बल्कि शांत सन्नाटा। कोई आवाज़ नहीं, कोई परछाई नहीं। सुबह तक दोनों सो गए। अगले कुछ हफ्ते शांत रहे। लगा जैसे सच में आत्माओं को शांति मिल गई। लेकिन फिर एक रात बारिश का मौसम फिर आया। जुलाई का पहला हफ्ता था। रात 2 बजे अचानक अमन की नींद खुली। कमरे में ठंडक थी। वो उठकर बैठा। सुरेश सो रहा था। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रोशनी थी, मध्यम नीली रोशनी, और उस रोशनी में 5 आकृतियां खड़ी थे। लेकिन इस बार वो खूनी नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरी, शांत। वो सब मेमोरियल की तरफ देख रहे थे। फिर एक एक करके वो मुड़े, अमन की तरफ देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में दर्द नहीं था, शांति थी, शुक्रिया था। फिर वो धीरे धीरे फीके पड़ने लगे, जैसे धुआं हवा में घुल जाता है, और फिर गायब हो गए। अमन बस देखता रह गया। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। सुबह जब सुरेश उठा, अमन ने उसे सब बताया। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है उन्हें शांति मिल गई। और सच में उसके बाद से कभी कोई आवाज नहीं आई, कोई परछाई नहीं दिखी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 अब बिल्कुल सामान्य था। बस उस मेमोरियल के दिए हर शाम जलते थे। अमन और सुरेश रोज वहां जाकर फूल बदलते, दिए जलाते। 3 महीने बाद जब अमन का ट्रांसफर आया, उसने मना कर दिया। उसने अपनी रेजिग्नेशन वापस ले ली। क्यों? सुरेश ने पूछा। क्योंकि अब ये जगह घर लगने लगी है, और उन 5 का ख्याल भी तो रखना है ना। कौन रखेगा अगर हम नहीं रखेंगे तो? सुरेश ने अमन के कंधे पर हाथ रखा। सही कहा यार। और इस तरह दोनों दोस्त उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर रहते रहे। डर अब खत्म हो चुका था, बस इज्जत बची थी, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि कुछ आत्माएं बुरी नहीं होती, बस दर्द में होती हैं, और थोड़े से प्यार और सम्मान से उन्हें भी शांति मिल सकती है। भैरवपुर अब भी जंगल के बीचों बीच है। रात में अब भी सन्नाटा होता है, लेकिन वो सन्नाटा डरावना नहीं, शांत है। और अगर आप कभी वहां जाएं तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक मेमोरियल दिखेगा, 5 दिए जलते हुए, 5 नामों के साथ। और अगर आप ध्यान से सुने तो शायद हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दे। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उत्तर भारत के किसी कोने में, जहां सड़कें मिट्टी की थीं और रातें बहुत लंबी, वहां एक गांव था, चंद्रपुरा। ना कोई बोर्ड, ना कोई सरकारी रिकॉर्ड। जो वहां पहुंचा वही जान पाया कि वो जगह असल में है।
दिन में चंद्रपुरा बिल्कुल आम गांव लगता। कच्चे घर, लाल मिट्टी, कुएं, पीपल के पेड़ और दूर दूर तक फैले खेत। लेकिन सूरज ढलते ही गांव की हवा बदल जाती। बच्चे घरों में बंद हो जाते हैं, कुत्ते बिना वजह रोने लगते हैं और कोई भी पीपल के पेड़ के पास से नहीं गुजरता, क्योंकि पीपल के नीचे वो बैठा रहता था। रमजान का आखिरी हफ्ता था। शाम का धुंधलका उतर रहा था जब आयान पहली बार चंद्रपुरा पहुंचा। आयान शहर का लड़का था, दिल्ली में पला बड़ा पत्रकार, पुरानी लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। कई लोगों ने उसे एक ही बात कहे थे, चंद्रपुरा मत जाना। किसी ने वजह नहीं बताई, बस एक बूढ़े ने कहा था, अगर बैलगाड़ी दिखे तो रास्ता बदल लेना। आयान हंसा था, लेकिन जैसे ही वो गांव की कच्ची सड़क पर पहुंचा, पीछे से चर्र की आवाज आई। बैलगाड़ी पुरानी लकड़ी की, चरमराती हुई। उस पर बैठा एक आदमी, बहुत बूढ़ा, इतना बूढ़ा कि उसकी उम्र आंखों में नहीं हड्डियों की आवाज में सुनाई देती थी। उसने सफेद कुर्ता पहन रखा था, कभी सफेद रहा होगा, अब मटमैला। दाढ़ी लंबी, बिखरी हुई, आंखें ऐसी जैसे कुछ देख चुकी हों और बहुत कुछ छुपा रही हों। बूढ़े ने बैलगाड़ी रोक दी, धीमी फटी हुई आवाज में बोला, शाम होने से पहले गांव में मत जाना बेटा। आयान मुस्कुराया। क्यों बाबा? बूढ़ा उसकी तरफ ऐसे देखता रहा जैसे आयान पहले ही मर चुका हो। रात को गांव किसी का नहीं रहता। इतना कहकर उसने बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन जाते जाते एक बात और बोली, अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मत देखना। आयान गांव पहुंचा। एक टूटा फूटा घर, वहीं रुकने का इंतजाम हुआ। घर की मालकिन फातिमा बेगम बहुत कम बोलते थे। उन्होंने बस एक ही बात कही, रात को बाहर मत निकलना, और अगर खिड़की पर कोई खटखटाए तो दुआ पढ़ लेना। रात गहरी हो गई। अचानक चर्र की वही आवाज आई, बैलगाड़ी की, लेकिन इस बार वो आवाज घर के बहुत पास थे। आयान की नींद खुली। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, बहुत धीरे धीरे कोई उसका नाम ले रहा था, आयान। आवाज बूढ़े की नहीं थी, ये आवाज किसी और की थी। और फिर खिड़की पर उंगलियों की खरोंच। आयान को बाबा की बात याद आई। उसने पीछे नहीं देखा, बस दुआ पढ़ता रहा। कुछ देर बाद आवाज चली गई, लेकिन जमीन पर बैलगाड़ी के ताज़ा निशान थे। अगली सुबह आयान ने गांव वालों से पूछा, सब चुप। आखिर में एक आदमी बोला, सालों पहले इसी गांव में एक बूढ़ा रहता था, बैलगाड़ी चलाता था। उसका बेटा एक रात पीपल के पेड़ के नीचे मरा मिला। गांव वालों ने अफवाह फैला दी कि बूढ़ा काला जादू करता है। उसे उसी पीपल में बांध कर जला दिया गया। मरते वक्त उसने एक बात कही थी, अब हर रात मैं लौटूंगा। उसके बाद से कोई भी बच्चा उस पीपल के पेड़ के पास नहीं गया। आयान को जाना था, लेकिन उस रात पीपल के नीचे बैलगाड़ी खड़ी थी और बूढ़ा बैठा था। उसने आयान को इशारे से बुलाया, अब तुम्हारा वक्त है बेटा। आयान के पैर अपने आप आगे बढ़े। पीपल के नीचे हजारों पैरों के निशान थे, कुछ इंसानी, कुछ नहीं। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, जो गांव की कहानी लिखने आता है वो कहानी का खुद हिस्सा बन जाता है। आयान कभी नहीं मिला, बस उसका कैमरा मिला पीपल के नीचे और बैलगाड़ी के निशान
गांव से बाहर जाते हुए। आज भी चंद्रपुरा में जब रात को हवा चलती है तो लोग कहते हैं पीपल के नीचे बैठा आदमी किसी का नाम ले रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको कोई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।